हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो जेटेट 1 to 5 CTP का सेशन है। ठीक है, ये सेशन 2 है, यानी सेट 2। और इसके पिछले क्लास में मैंने सेट 1 अपलोड किया था। आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो आज का जो सेशन है वो सेट 2 सेशन है। इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को व्यवहार के द्वारा समुचित रूप से समझा जा सके। ठीक है, तो ऑन सोशल एंड फिजिकल बेसिस देयर इज डिफरेंस बिटवीन वीमेन एंड मैन। द मेन एम of this statement is the properly understand the distinction between women and men to behavior। समायोजित, लिंग, मनोविज्ञान या तुलनात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी लिंग। तो हम कह सकते हैं ना कि सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता, इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को लिंग व्यवहार, यानी कि लिंग व्यवहार के द्वारा क्या किया जाता है, समुचित रूप से समझा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्राकृतिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। विच टीचिंग टेक्निक प्रोसेसेस ऑफ क्वालिटी ऑफ नेचुरल या बेसिक इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कथन तकनीक, शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया, या खेल पद्धति या व्याख्यान तकनीक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि खेल पद्धति, प्ले वे मेथड। कैसे कि देखिए, शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्राकृतिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है वो खेल पद्धति होता है। ठीक है, खेल पद्धति द्वारा बच्चों को क्या क्या कहते हैं ना, स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, जैसे कि जिज्ञासा, हम लोग जिज्ञासा हो गया। उसके बाद रचनात्मकता का उन्हें प्रयोग करने अधिगम के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे खेल पद्धति जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट। रटने की क्षमता का परीक्षण, या पुनरुत्पादन एवं याद रखने की क्षमता का नापना, या हम कह सकते हैं बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, या पूरे देश में बच्चों की तुलना करने में मापदंड बताना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। सपोर्टिंग चिल्ड्रन इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। और इस शिक्षा नीति के तहत छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर, यानी कि NAC, नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे कि बालकों में अधिगम सीखने की प्रक्रिया का निरंतर विकास होगा। ठीक है, इसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ फॉर्म ऑफ फंक्शनल हैंड्स ऑन एक्टिविटी फॉर प्री प्राइमरी चिल्ड्रन। अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के एक खिलौने के 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़ों को मुँह जुबानी याद कर लेना, या माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। जैसे कि मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना कार्यात्मक प्रक्रिया नहीं, यह बल्कि शैक्षणिक अध्ययन का भाग होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू इन द सेम क्लासरूम वेरियस, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। छात्रों की बुद्धि में अंतर, छात्रों के अभिप्रेरण में अंतर, या छात्रों की रुचि में अंतर, या छात्रों के शारीरिक शक्ति में अंतर। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1, छात्रों की बुद्धि में अंतर, यानी डिफरेंसेस इन स्टूडेंट इंटेलिजेंट। कैसे, छात्रों की बुद्धि में अंतर के कारण एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, बुद्धि जो होता है इसका जो शब्द का जो भिन्न भिन्न प्रयोग होता है सामान्यतः प्रज्ञा, ठीक है, प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान, ठीक है, एवं समझ इत्यादि के अर्थों में किया जाता है।
यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अब बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि जो होती है वो क्या होती है? अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है, ठीक है। और सीखने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता इत्यादि भी बुद्धि में ही होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस टेस्टिंग? व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है या अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है। तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो सके। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। कैसे? देखिए, व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, बिल्कुल सही होती है। बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग का प्रशस्त किया, ये भी सही है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो सके। बुद्धि के कारण ये तीनों चीज़ संभव है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थी की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? इफ़ यू गो टू टीच अ न्यू क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू चूज टू आइडेंटिफाई लर्नर्स टू मेक योर टीचिंग इफेक्टिव? सभी विद्यार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, या सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, या सभी शिक्षार्थियों की बाहरी भिन्नताओं का पता लगाएंगे, या सभी शिक्षार्थियों की आर्थिक परिस्थितियों की जांच करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, यानी कि ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेयर एजुकेशन ऑफ ऑल लर्नर्स। यानी जैसे कि यदि कोई शिक्षक नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाता है तो शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, ताकि शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ाने से पूर्व शिक्षार्थियों की जानकारी में अवगत हो सके। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? फॉर टीचर इम्प्लीमेंटिंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल टू नो? शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी ना हो, किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियाँ, योग्यता, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता, व्यक्तित्व आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। कैसे? देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधार, आवश्यकता, मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान बिल्कुल भली भांति होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन टू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीर ग्रुप? पूर्व बाल अवस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था कैसे? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था के दौरान होते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार संयोगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी होती है, और इस अवस्था में विशिष्ट रुचियों और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अधिक विस्तृत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। प्रश्न है, प्याजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्हाट डिड प्याजे कॉल द इंक्लूशन ऑफ न्यू आइडियाज इनटू चाइल्ड थ्रू थॉट्स? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवस्थापन, खोज, सामीकरण या निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सामीकरण। ठीक है, कैसे? प्याजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने का सामीकरण या संतुलन स्थापित करना कहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बालक के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। ए चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू यूज टू एंटायर हैंड, then the fingers and subsequently both the hand and fingers together. In child developments, this principle is known as परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3। कैसे? देखिए, एकीकरण का सिद्धांत जो होता है ना, जिसके अनुसार बालक पहले क्या करता है, संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को क्या करता है, चलाना एवं प्रयोग करना सीखता है और बाद में उन भागों का एकीकरण सीखता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताना है कि द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन स्टेटस दैट, शिक्षार्थियों की जिस कक्षा में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है। शिक्षक को शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने की रुचि लेनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर है। शिक्षार्थियों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। तो इसका राइट आंसर होता है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षार्थियों की शिक्षा कार्य में रुचि नहीं होती है, उससे वे मन लगाकर नहीं करते हैं, उसे मन लगाकर नहीं करते हैं। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो या आत्म आकलन? विच मेथड शुड अ टीचर यूज टू एसेस चिल्ड्रंस लर्निंग? क्लासरूम इंटरेक्शन, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, सेल्फ असेसमेंट? यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर 1 में 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 2, 3 और 4, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 1, 2 और 3, 4, और 4 में दिया है 1, 2 और 3। तो यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पूछ रहा है बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए शिक्षार्थियों को किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे बता रहा है 1, 2, 3 और 4, ये चारों सही है। कैसे? देखिए, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए शिक्षिका को किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? कक्षा में की गई अंतःक्रिया, बिल्कुल सही। परियोजना कार्य भी होना चाहिए, बिल्कुल सही। पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, बिल्कुल सही। और आत्म आकलन ये भी होना चाहिए, बिल्कुल सही। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, A9 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वो ऐसा करने में सक्षम है। लेव वात्स्किक के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? यहाँ बता रहा है ऑप्शन में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्वलन, परिपक्वता या प्रतीकवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, JPD। कैसे? बच्चों के सीखने का आकलन जो होता है ना, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र कैसे होगा? देखिए, A9 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वो ऐसा करने में सक्षम है। लेव वात्स्किक के सिद्धांत के अनुसार यह समीपस्थ विकास का क्षेत्र दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये इंडिकेट कर रहा है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र के स्तर के बीच की दूरी होती है जो स्वतंत्र समस्याओं को सुलझाने को निर्धारित करता है। वयस्क
मार्गदर्शक अथवा अध्यापक के साथ समस्या के समाधान के माध्यम से निर्धारित संभावित विकास का स्तर भी ज्ञात करता है। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि आप शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इफ़ यू वांट टू सोशली इनरिच एंड मैच्योर योर लर्नर्स व्हाट वुड यू डू? यहाँ पूछ रहा है क्या करेंगे आप। तो आप कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे। आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आप शिक्षार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या शिक्षार्थियों को शांत रहकर बैठने को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आप विद्यालय के विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रेरित करना यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ को दर्शा रहा है ये, यानी कि हम क्या करेंगे, विद्यालय में बच्चों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए कहेंगे कि बहुत सारी क्रियाओं में आप ये करो, इंटरेस्ट लो, पार्टिसिपेट करो। इससे आप क्या होगा, मोटिवेट लर्नर्स ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। क्या? ए टीचर शुड डिज़ाइन एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट डैश निराशा, अभिसारी उत्तर, अपसारी सोच या मात रटन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो बिल्कुल सही होगा, अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। कैसे? एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो अपसारी सोच को बढ़ावा दे। अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के समाधान के लिए विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा विचार करता है। ठीक है, अपसारी चिंतन इसी को कहा जाता है, यानी कि अपसारी सोच। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? शिक्षा के व्यवहार का आत्मीयता कैसे परिपूर्ण होना, शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना, शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास को मुख्य आधार मानना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना। बिल्कुल यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि जब भी हम केंद्र बिंदु मानते हैं तो वो चाइल्ड सेंटर्ड मानते हैं। यहाँ पे शिक्षक को केंद्र बिंदु नहीं माना जाता है, इसलिए प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता ये नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अभी कथन दिए गए हैं ए में कि बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखता है। तर्क है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 में बताया है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और 3 नंबर में ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 में बताया है कि ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? देखिए कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्त से सीखता है, मीडिया से और कई स्रोतों से सीखता है, ये बिल्कुल सही है। और आर में दिया है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए ए और आर दोनों सही है और ए यहाँ पे आर जो है ना ए की सही व्याख्या बिल्कुल करता है। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी जो डैश से ग्रस्त है, ठीक से लिख नहीं पाता है। ए लर्नर हु सफर्स फ्रॉम डैश इज अनेबल टू राइट प्रॉपरली, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया या डिसकैलकुलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डिसग्राफिया, यानी कि जो ठीक से नहीं लिख सकता ऐसा विद्यार्थी, जो शिक्षार्थी जो डिसग्राफिया से ग्रस्त होता है वो ठीक से नहीं लिख पाता है, ये बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट? भाषा, परिपक्वता, संगठन या संतुलन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा यानी लैंग्वेज। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंटेलिजेंस? बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोग की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है या बुद्धि सीखने की योग्यता है? यहाँ पूछा है बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि मूर्त चिंतन की
योग्यता है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? बुद्धि सिद्धांत दिया गया है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, प्रतिपादक दिया है, यानी प्रोपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर दिया है द्विकार्य के सिद्धांत, थॉर्नडाइक समूह कारक सिद्धांत, थरस्टन या बहुबुद्धि सिद्धांत, स्पीयरमैन या प्रतितर सिद्धांत, बिने। यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित है जो मैच कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये बिल्कुल सही है और ये थरस्ट ने इसको दिया था। ये बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डैश में सामान्य विद्यालयों में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित एवं सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। इन डैश लर्निंग डिसेबल्ड और impaired learners and normal learners are educated together in a regular school। सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, अनुकूलन शिक्षा या समावेशी शिक्षा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स डिसएबिलिटीज डायरेक्टली अफेक्टेड द एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की बनावट एवं हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा या संज्ञानात्मक द्वंद्व? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन या असेसमेंट? अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, या अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे की तुलना करना, या अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ रिमेंबरिंग अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स बाय ग्रुपिंग दैम इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट्स कॉल्ड? समावेशन, खंडीकरण या अनुबंधन या अतिसंज्ञान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2, खंडीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन? किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान या परिवार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी परिवार। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को मार्ग या विकास को समर्थन देता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक बाल्य अवस्था। और लास्ट प्रश्न है, जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाले सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ता है, कहलाता है? रटकर सीखना, अन्वेषण सीखना, अभिग्रहण सीखना या अर्थपूर्ण सीखना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थपूर्ण सीखना। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और सेशन अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।